में 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में करहल विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहा था, तो 15 फरवरी पर एक जानलेवा हमला मेरे पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 41/2022 अंडर सेक्शन 147 307 427 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट और जनप्रतिनिधि अधिनियम का कायम हुआ था, जिसकी साक्ष्य हेतु आज मुझे जिला एवं सत्र न्यायाधीश में हाजिर होना था। तो आज उपस्थित होकर साक्ष्य अंकित कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है और क्या लगता है आपको कि इन राज्यों में आपके दल का क्या रहेगा? मुझे लग रहा है कि भारत कृतज्ञ नागरिकों का देश है, तो केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजना जिन राज्यों में हमारी सरकार है, राज्य की योजना और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन की तर्ज पर पेंडेमिक पीरियड से लेकर आज तक काम कर रही है। उस दौरान तो इन सबको और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय स्तर की परिश्रम की पराकाष्ठा जो बढ़ा रहे हैं उससे कर रहे हैं, उससे जो पसीना बह रहा है उससे कम किया। मध्य प्रदेश का मैंने भिंड और मुरैना का दौरा किया, तो एकदम एक आम आदमी ने हमसे कहा कि आप ही नेता लोग होशियार हो गया, हम जनता भी होशियार है, हम कालिदास नहीं है कि जिस पेड़ पे हम बैठे हैं उस पेड़ को काट दें। तो मैंने कहा जरा समझाओ किस पेड़ पे बैठे हो। उसने कहा 5 किलो गेहूँ चावल जो पेड़ दे रहा है फ्री है, जिसने 20,000 का शौचालय दिया, जिसने 2.5 लाख का आवास दिया, जिसने 2-2 हज़ार की किसान सम्मान निधि की 15 किस्त सीधे डीबीटी में भेज दी है, जिसने खासतौर से मध्य प्रदेश में लाडली योजना में हर महिला को वहाँ पर पैसा महीने में आ रहा है। तीसरा, और शादी होते होते लड़की को 1.5 लाख रुपए तक मिलेगा, जन्म से लेकर शादी तक का संभालने के लिए। उनका मेरे घर में खाड़ू ढेंचा और कंडे पे खाना बनता था, सिलेंडर है, 9 करोड़ सिलेंडर है, बैंक की सकल नहीं देखी थी, जनधन खाते हैं, मुद्रा योजना है। तो ये जो लक्ष्य है ये कल्पतरु की तरह है केंद्र सरकार का, जिससे 5 किलो गेहूँ चावल मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहा है, आवास मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है और इस शताब्दी की पूरे विश्व की सबसे लोकप्रिय योजना आयुष्मान कार्ड 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का इलाज हो रहा है। तो क्या हम कालिदास नहीं है कि इतनी सुविधा देने वाले वृक्ष को हम काट दें। तो 5 राज्यों में चुनाव में जीत दर्ज करने की स्ट्रेटजी मानी जाए लाभार्थी एक बड़ी बात है। अगर लाभार्थी गरीब कल्याणकारी योजनाएं दी इसलिए जाती हैं कि गरीब का कल्याण हो, उसके बोनस में अगर वो खुश होकर के वोट डाले तो अच्छी बात है, क्योंकि मुंह अगर खाए तो आंखों को झुकना चाहिए। ये योजनाएं अगर मैंडेटरी होती तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये ऑब्लिगेटरी है। बाबा साहब के लिखित संविधान में यहाँ उल्लेख नहीं था कहीं पर कि 5 किलो गेहूँ चावल देना। उस जमाने में सिलेंडर तो प्रधानमंत्री के घर में भी नहीं था, तो सिलेंडर देना, ये 2-2 हज़ार रुपये देना, आदि। तो ये मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात कहानी को डंडक किलो पे सोने वाले और एसी में रहने वाले याद करके 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूछ की एक ठंडी रातें कुछ और में काटी हो। तो मोदी जी ने काटी है, इसलिए ये गरीब कल्याणकारी योजना है। तो लाभार्थी एक बड़ी बात है। दूसरा, अब हम विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पहुंच चुके हैं। इस कार्यकाल के बाद 3 पर पहुंच जाएंगे। G20 से वैश्विक बहुत बड़ा मान सम्मान बढ़ा है। विश्व के 20-30 देश अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दे चुके हैं। मोदी जी को देने का मतलब होता है कि भारत की 140 करोड़ जनता को दे रहे हैं। हमारी पद्मश्री का बड़ा महत्व है। हम भारत रत्न कभी भी किसी को देंगे तो उस व्यक्ति का बड़ा काम होगा। भारत रत्न के इक्वल सर्वोच्च पुरस्कार विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और विकसित राष्ट्र दे चुके हैं। विकसित राष्ट्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोदी जी को बॉस कह रहे हैं। ये धोखे से स्लिप ऑफ द टंग नहीं है कि निकल गया, ऐसा कहा जाता है। तो G20 की मेजबानी के मुझे भी करने का अवसर मिला कई राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों से। तो उन लोगों ने मोदी जी की वैश्विक राजनीति की लीडरशिप को स्वीकार किया। पक्ष के लीडर माने जाने वाले राहुल गांधी ने तो 5 राज्यों में क्रम से गिनवाया कि यहाँ पे भी हार रहे हैं, यहाँ पे भी हार रहे हैं, यहाँ पे भी हार रहे हैं। उनके इस दावे को कैसे लेते हैं? जिस व्यक्ति ने 1952 से लगातार जीतने वाली सीट, पैतृक परंपरागत पारिवारिक घरेलू सीट अमेठी को नहीं बचा पाई है, और जिसमें सपा बसपा कांग्रेस सब लोकदल का गठबंधन था,
ऐसे व्यक्ति 5 राज्यों 4 राज्यों की बात करें तो जो कब्जा संभाल सर अभी हाल ही में मैनपुरी जनपद की करेल विधानसभा से आप चुनाव लड़े चुनाव और लगातार यहाँ लोकसभा में भ्रमण भी चल रहा है, क्या माना जाए आगे के लिए? आज का आने का तो आगे कारण कि मैं एविडेंस के लिए आया हूँ, लेकिन चुनाव हार रहा हूँ, राजनीति नहीं हार रहा हूँ। करेल विधानसभा के एक गांव में 3 बच्चे गणेश विसर्जन करते हुए मृत्यु हो गई है, लोग वहाँ बैठने भी हैं। भ्रमण भी चल रहा है, क्या माना जाए आगे के लिए? आज का आने का तो आगे कारण कि मैं एविडेंस के लिए आया हूँ, लेकिन चुनाव हार रहा हूँ, राजनीति नहीं हार रहा हूँ। करेल विधानसभा के एक गांव में 3 बच्चे गणेश विसर्जन करते हुए मृत्यु हो गई है, लोग वहाँ बैठने भी हैं। दयालुपुर में शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहा हूँ। तो इलेक्शन हारना अलग बात होती है, पॉलिटिकल आदमी मैनपुरी आए और उसकी विधानसभा जहाँ से चुनाव लड़े 3 बच्चे असामयिक मृत्यु हो जाए तो जाना चाहिए, जबकि हो सकता है मौजूदा सांसद ना आए हो, अभी तक मौजूदा सांसद नहीं है, अखिलेश जी कल मौजूदा विधायक भी नहीं है। अखिलेश जी कल वहाँ उस गांव में गए थे दालूपुर में, तो वहाँ उन्होंने सीधे पर्यटन विभाग पर ठीकरा फोड़ा और ये कहा कि सरकार दोषी है इसके लिए, गड्ढे करवा रही है, लोग उसमें डूब जा रहे हैं, कोई साइन बोर्ड नहीं लगवा रहे। तो अब देखिए ये थोड़ा विवादित विषय है, मैं नहीं बात करना चाहूँगा, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, मैं आज तक नदी में उतरा नहीं हूँ, और उतरा हूँ तो 2 फीट पे, मैं गंगा जी पे भी जाके हो सकता बाल्टी और मुद्दे से ना हो, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे आदमी हैं, हमें तैरना नहीं आता है तो हम रिस्क क्यों लें। हमें ये धार्मिक जब आयोजन होते हैं, फ्रेंड सर्किल होता है, उसमें हम उन्माद की स्थिति में होते हैं, थोड़ा अनुशासन का परिचय देना चाहिए, लेकिन जो मरे हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और सरकार से ये मुआवजा के लिए भी। मैनपुरी लोकसभा इस बार किसके खाते में जा रही है? पार्टी की हाईकमान तय करेगी, जिसको भी लड़ना है, स्टूवर्टली 7-8 महीने बाकी है, लेकिन कम से कम वो नहीं होगा कि बिना कोई पर्ची ना दाखिल करे। यहाँ तो ऐसा हुआ कि प्रधान वो नहीं हो पाए, क्या कहते हैं, बिना निर्विरोध नहीं हो पाए हैं, यहाँ तो सांसद हो गए थे। डेमोक्रेसी की गुंडागर्दी की पराकाष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण अच्छाई और बुराई का, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा, जहाँ मैं बैठा हूँ मैनपुरी की कचहरी में, पर्चा दाखिल नहीं हुआ था और वो निर्विरोध सांसद हो गई थी, तो इतनी लोकप्रिय थी। अगर इतनी ही लोकप्रिय थी कन्नौज से निर्विरोध हुई थी, इतनी लोकप्रिय थी तो 19 में हार क्यों गई, और उसके पहले 9 में क्यों हारी थी फिरोजाबाद से, फिर 14 जीती बहुत कम मार्जिन से। तो जो ये डेमोक्रेसी में स्टडी पीएचडी करने लायक विषय है कि भारत की लोकतंत्र एक तरफ देखो और एक तरफ भारत गुंडागर्दी देखो, कि गुंडागर्दी की पराकाष्ठा, क्योंकि एमपी के चुनाव के लड़ने के लिए केवल 3-4 क्वालिफिकेशन है, उम्र 25 साल हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो और 2 साल से ऊपर की सजा याफ्ता ना हो, लड़ सकता है ना। किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया, ये गुंडागर्दी की पराकाष्ठा। इलेक्शन होता, भले वो जीतती, इलेक्शन होता है, पोलिंग पार्टियां जाती 1400 बूथों पर, चुनाव होता, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जाता, नहीं होने दिया था, रिजल्ट उनके पक्ष में तब भी आता। मैं आज एक बात और कह दूं, उस समय भी वही जीतती, लेकिन 1 महीने कौन बर्दाश्त करे, गुंडागर्दी से फार्म ना बनने दो। और फिर खूबसूरती देखो डेमोक्रेसी की, कि उसी के कुछ साल बाद कन्नौज की महान विधानसभा जनता ने उनको हरा दिया। तो यहाँ मैनपुरी में 2024 में किसके पक्ष में जा रहा है रिजल्ट? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, जब सपा और बसपा का गठबंधन, अब आप बाई इलेक्शन की भी बात करोगे, ये सहानुभूति थी, सपा और बसपा का गठबंधन, जिसमें माननीय जिनकी आज पुण्यतिथि है मुलायम सिंह जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।